किशन एक बार पुनः आपके इस पेरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से मैं आपसे बातें कर रहा था। पिछले केस तक हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ बातें की, कुछ बॉडी पे किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है उन सब चीज़ों पे बातें करते हुए आज हम लोग बॉडी पे किस प्रकार से कौन कौन से फोर्स लगते हैं उनको लगाते हुए उनको बताने का प्रयास करूंगा और कुछ बॉडी पे हम उनके एक्सेलरेशंस और इनके मोशंस पे बातें करेंगे। बाकी चीज़ें ऐसे ही हम आपसे बातें करते रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में आपसे बातें करते रहेंगे और छोटे छोटे भाग को लेके आते रहेंगे। तो आज का चैप्टर पहले समझते हैं, आज के टॉपिक को समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन क्या होता है। हालांकि जिसने पहला लेक्चर इस लॉ ऑफ मोशन का विजिट किया होगा उसने देखा होगा कि हमने फोर्सेस के बहुत सारे फोर्सेस पे हमने ढेर सारी बातें की थी, जिसमें कांटेक्ट फोर्स में हमने इन सारी फोर्सेस की बातें की थी ना। उन्हीं फोर्सेस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आते भी हैं। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ क्या करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं, मैं दो बॉडी कंसीडर कर ले रहा हूँ। एक बॉडी हमने कंसीडर कर लिया m1, एक बॉडी कंसीडर कर लिया m1 और एक बॉडी हमने कंसीडर कर लिया m2। ये m2 यदि मैं इन दोनों बॉडियों को, यदि इन दोनों सरफेस, दोनों पार्टिकल को, इस दोनों पार्टिकल को यदि मैं छोड़ दूं, यदि मैं दोनों को मुक्त अवस्था में छोड़ दूं तो यह देखा गया कि ये बॉडी क्या होती है, नीचे की तरफ विजिट करने लगती है। इसका मतलब यहाँ पे यह नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगती है, यानी गतिमान होने लगती है। इसका कोई तो रीजन होगा क्यों नीचे जा रही है। तो उस रीजन की तरफ जब हम लोग बढ़े तो उसमें एक फोर्स निकल के आया कि उसमें यह पता चला कि यह अर्थ उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है, तो और जिससे पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। और हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं कि जब एक्सेलरेट होगा, या तो हम जानते हैं कि जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी दिशा में एक्सेलरेशन संभव होता है। तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, यानी वेग नीचे की तरफ बदल रहा है, नीचे की तरफ बदल रहा है, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, इसका मतलब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वह फोर्स कितना है, वह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह मैग्नीट्यूड होगा हम लोग का क्या, m1 इंटू जी। क्योंकि यह त्वरण लगभग, इनका जो त्वरण होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये लगभग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लगभग बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। हालांकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान वेरिएबल होने के कारण कभी ऊपर जाने पे इनका मान घटने लगता है, नीचे जाने पे इनका मान बढ़ने लगता है। लेकिन सेंटर से नीचे, यानी पृथ्वी के सेंटर से जब नीचे जाते तब इसका मान फिर घटने लगता है और सेंटर की तरफ जाने पर इसका मान क्या होने लगता है, मैक्सिमम होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ बिहेव हो रहा है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो टू द ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में लग रहा है, इसलिए यहाँ जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, m इंटू जी। और इस फोर्स को ही कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु को हम मुक्त अवस्था में छोड़ रहे हैं तो वस्तु नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, यानी एक्सेलरेट हो रही है। तो वो जो एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब उस दिशा में कोई बल लग रहा है, उस दिशा में कोई बल लग रहा है। उसी बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या है, बराबर है। इसलिए हमने कहा कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि मैं इसकी बात माने, यहाँ पता करे तो यह फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, यानी यहाँ पे m2 इंटू क्या हो जाएगा, जी। ये इसका मैग्नीट्यूड। तो इस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ना, इस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो अदर बातें समझो। मैं यदि नॉर्मल रिएक्शन की बातें करूं तो देखो एक सतह ले ले और इस सतह पे हम किसी ऑब्जेक्ट को मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको इस पे रख दिया जिसका मास हमने कंसीडर किया m, जिसका मास हमने कंसीडर किया m। देखो हमने कहा कि एक वस्तु एक सतह पे जब रखा है तो सतह पे जब रखा है तो अब हमने देखा, इसके पहले वाले में हमने देखा कि उस ऑब्जेक्ट पे सतह एक क्या कर रही है, पृथ्वी एक बल लगा रही है।
टू द ग्रेविटी, तो उस फोर्स को कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या लग रहा है, m इंटू जी। तो इसका मतलब कि ये वस्तु नीचे की तरफ स्लाइड होना चाहिए था, नीचे की तरफ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो सभी लोग के पास एक कॉमन सी बात होती है, लेमन सोच होती है कि यह सतह उसको रोके हुआ है, तो सतह रोके हुआ है। तो अच्छा एक बात बताइए, मैं नॉर्मल सी एक बात आपकी तरफ करूं, यदि मैं आपकी तरफ कोई वस्तु को ढकेल रहा हूं, आप लेकिन नहीं चाहते हो कि मेरे तरफ आए, वो नीचे की तरफ ना जाए ना, तो आप उसको क्या करोगे, उसको ढकेलोगे, उसको उस दिशा में क्या करोगे, ढकेलोगे। यानी वो मेरे तरफ कोई वस्तु ऐसे ढकेल रहा है तो आप इसको दूसरी तरफ से क्या करोगे, इसको इधर की तरफ ढकेलोगे। मैं इसको इधर की तरफ ढकेल रहा हूं तो आप इसके विपरीत इधर, तो ये वहीं पे टिका रह जाएगा, ये वहीं पे टिका रह जाएगा, होगा कि नहीं, ऐसा होगा ना। तो देखो वही बात यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल लग रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ, यानी मतलब नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसका ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को मिला नहीं। इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ तब यहाँ गलत हो गया, न्यूटन का मोशन ऑफ फर्स्ट लॉ तब गलत हो गया, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन क्या कहता है कि बल जिस दिशा में लग रहा है, यानी मैं उसको ध्यान दूं, यदि सेकंड लॉ को यदि मैं ध्यान दूं, तो वहां पे हमने देखा था कि जब वो बल लगेगा जिस दिशा में, तो एक्सेलरेशन भी वहां संभव है, लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो है। तो यानी बल भी लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो, तो ऐसा तो संभव है नहीं। बल भी लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो, तो ऐसा संभव करना नहीं। जिस दिशा में बल लग रहा है तो उस दिशा में एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन देखो तब इसके अनुसार तो ये हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि ये वहां पे पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब मैं किसी वस्तु को इधर की तरफ ढकेल रहा हूं, तो और ये वस्तु फिर भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कि ये वाली वस्तु, यानी मेरा ये हाथ देखो, मैं इसको ऐसे ढकेल रहा हूं और ये आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये वस्तु भी, आप देखो मैं नॉर्मल में आप अपने हाथ पर रख के देखो, ऐसे ढकेलेंगे ढकला जाएगा ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं इसको ऐसे यहां से भी, यहां पे देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, ऐसे लगाया हुआ हूं, ढकेल रहा हूं, लेकिन जा नहीं रहा। इसका मतलब इसके द्वारा भी एक बल लग रहा है, ये बल इसको ऐसे यहां की तरफ, यानी ये इधर की तरफ लगा रहा है और मैं इधर की तरफ। तो एक जो इधर से, जो इस सतह से इस पर एक बल लगाया जा रहा है, और वह बल कितना है, ये देखो मैं यहाँ पे इसको रोके हुआ है, इसका मतलब ये जो बल लगा रहा है वो इतना ही बल लगा रहा है जो ये बल लगा रहा है, जिससे कि न ये वस्तु को इधर ढकेल पा रहा है, ना देखो बस रुका हुआ है ना। तो ये बात हो रही है, ना ये बढ़ रहा है, ना ये पीछे जा रहा है, ना ये आगे बढ़ रहा है, ना ऐसा हो रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, वही रुका है। इसका मतलब ये इस पे ढकेल रहा, जितना मैं बल लगा रहा हूं वही बल ये यहाँ लगा रहा है। तो इसका मतलब कि एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, उसी बल, वह बल लग रहा है सेम इसी के बराबर, F बराबर m इंटू जी। इसी फोर्स को कहते हैं रिएक्शन फोर्स, इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स, यानी प्रतिक्रिया बल। रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया, प्रतिक्रिया बल। अब देखो, अब नॉर्मल क्यों कहते हैं उस बात को समझते हैं। देखो यानी इसका मतलब कि नॉर्मल, ये रिएक्शन फोर्स कौन लगाया, सतह ऊपर की तरफ लगा रहा है, और पार्टिकल नीचे की तरफ, पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, जो ग्रेविटी लगा रही है ना, ग्रेविटी उसको खींच रही है, पार्टिकल पे जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ है, और इसका फोर्स उसके ऊपर ना क्या लगा रहा है, ऊपर बल लगा रहा है। तो एक बात देखो, तो ये फोर्स क्या कर रहा है इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट पे, नॉर्मली ये वाली बातें देखो, इनके बीच का जो एंगल होगा ना, ये फोर्स देखो, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, 90 डिग्री का, इसलिए इसको बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना। अभी ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब देखो ये होता है इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यदि मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूं, ऐसा समझो, इंक्लाइंड प्लेन ले लिया इस तरीके का, जो थीटा एंगल पे हो, नॉट इंक्लाइंड प्लेन, जो आनत तल हिंदी में इसको बोलते हैं। इस पे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास मैं कह रहा हूं यम है,
जिसका मास क्या कह रहा हूं m। देखो सतह चाहे जितना ऊपर उठा दो, सतह चाहे जितना ऊपर उठा दो, जिस तरीके से रख दो, जो ग्रेविटेशनल लगेगा वो टू द ग्रेविटी लगेगा और सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब इस पे जो एक्सीलरेशन फोर्स लगेगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा सेंटर की ओर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अब मैं आपसे कह रहा क्या नॉर्मल जस्ट इसके ऊपर लगेगा? यदि ऐसा होगा तो देखो क्या होगा, ये फोर्स इसके फोर्स के यदि बराबर हो गया तब तो ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, स्लाइड करके नीचे आ जाएगा तो वस्तु घसक के नीचे आने लगेगी ना। लेकिन देखो क्या हुआ, जो नॉर्मल रिएक्शन की मैं बातें कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन में अभी देखा कि सतह उस पर लंबवत बल लगा रही है। तो देखो ये सरफेस अब हो गया ना, तो ये सरफेस इस पर लंबवत बल लगाएगी तो ये बल लगाएगी, समझो ये बल लगाएगी, तो ये बल लगाई तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं देखूं तो इसके दो कंपोनेंट, ये ग्रेविटेशनल के दो कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा इस बात को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि मैं इस पे नॉर्मल डालूं तो ये 90 हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक सीधी बात समझे कि यदि मैं इस तरीके से दिखाऊं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा तब हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्या, एफ, ये हो जाएगा क्या, एम जी कॉस थीटा, हालांकि हमने बताया आपको कई बार, और ये आपका क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो ये वाला कंपोनेंट इस पूरे तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करेगा और यही वाला फोर्स जिम्मेदार होगा इसको नीचे लाने के लिए। तो रिएक्शन फोर्स समझ में आया इस पर किस तरीके से लग रहा है, हालांकि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आने लगेगा। तो अभी देखो टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन की बातें कर लेते हैं। तो टेंशन में हम लोग ये बातें करते हैं कि जैसे मैं कोई पुली ले लूं, ऐसे समझ लो कि यदि मैं एक गिरनी ले लिया और इस गिरनी से मैंने एक ब्लॉक को ऐसे लटकाया, दो ब्लॉक लिया और दोनों ब्लॉक को इस तरीके से लटकाया, तो जैसे ही हमने इसको लटकाया तो देखो इस पर टू द ग्रेविटी नीचे एक mg लग रहा होगा। जैसे ही mg नीचे लगा होगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, लेकिन रस्सी उसको पकड़ के ऊपर लटकाई हो रहती है। तो इसका मतलब ऊपर एक एक्सीलरेशन, ऊपर एक बल लग रहा है, उसी बल को हम लोग टेंशन बोलते हैं, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के कारण भी यहाँ पे एक ऐसे तरीके का टेंशन होगा, वो उसको ऊपर की तरफ, यानी मैं ऐसे नॉर्मल वे में बातें करूँ तो रस्सी इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींच रही है और ये पार्टिकल इसको नीचे की तरफ, तो यहाँ जो उत्पन्न हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग टेंशन, उसी को बोलते हैं। वही काम यहाँ भी देखा गया, टू द ग्रेविटी नीचे, इसको मैं बोल दिया m1, तो ये m1, ये आपका m2g, तो ये m2g, तो यहाँ भी टेंशन मिला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग तनाव, टेंशन। तो आइए छोटे छोटे चीज़ों को हम देखेंगे एक सवाल के माध्यम से, और सवालों का एक मिक्सअप देखेंगे किस तरीके का, और इन सब सारी चीज़ों का फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को नोट कर लीजिए, और मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। हर पे मैं नॉर्मल टेंशन और रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें करते हुए फ्री डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए पहले। चलिए आइए देखते हैं ना, इन सब सारी चीज़ों का एक मिश्रण देखते हैं कहाँ पे यूज हो रहा। तो मैं बारी बारी चीज़ों को लेके यूज करूँगा, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं छोटे छोटे वीडियो पे आपको इसको डिस्कस करूँगा। जैसे कि अभी मैं नॉर्मल पिंड ले रहा हूँ ना, जो मैं लीनियर की तरह इसको मोशन कराते हैं, ठीक है। पुली वगैरह या लिफ्ट वगैरह को मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें लगा लें, डोरी से संबद्ध दो पिंडों की गति, दो पिंडों की गति। चलो पहले मैं एक पिंड के लिए दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद दो पिंड की बातें करा। चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस एक ऑब्जेक्ट को यानी एक ब्लॉक लिया जिसका मास कह रहा हूँ मैं m है, इसका मास मैं कह रहा हूँ m है,
इसको यब बल लगा के मैं खींच रहा हूँ, यब बल लगा के मैं खींच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा जब इस पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसके मैं फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बातें करूं। फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने प्रीवियस लेक्चरों में भी बातें किया है, कंसिडरिंग अ मास ऑफ पॉइंट मास एंड शो ऑफ ऑल फोर्सेस ना। तो हम पहले क्या करते हैं, मास को कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास के रूप में कंसीडर करते हैं, फिर सारे बल को दिखाते हैं, कौन सा बल रिस्पांस करेगा, कौन सा बल रिस्पांस नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग नेट बल निकालते हैं और उसी नेट बल के कारण वो एक्सीलरेट होगा। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, तो हम देखेंगे पहले रिस्पांस कौन कर रहा है, जो रिस्पांस करेगा उसी के दिशा में हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ए और बी। मैं डायरेक्शन को निर्धारित करूंगा कि वो ए से बी जा रहा है कि बी से ए जा रहा है। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ। हालांकि कॉमन सी बात करें, यदि मैं इस तरीके से बातें करूँ, आपके प्रैक्टिकल या व्यवहारिक जीवन की बातें करूँ, तो व्यवहारिक जीवन में मैं यदि इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख के ऐसे खींचने की बात करूँ तो सभी कहोगे इधर ही जाएगा। ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों को वो कॉमन से। अब मैं मैथमेटिकली इसको देखना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम को। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास कंसीडर कर लिया हम लोगों ने यम। तो देखो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, ये इस पे पड़ा है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg। उसके जस्ट अपोजिट ये सरफेस उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल, जिसको हम लोग n से भी दिखाते हैं, r से भी दिखाते हैं। तो ये दिखाया r, और ये लगभग बराबर होता है, जैसे हमने आपको बताया वही लगता है जो है बराबर होगा। तो ये हो गया। तो ये तो, और एक फोर्स यहाँ लगा रहे हो, F बल से आप इसको खींच रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ, ये जितना बल लग रहा है वही बल ये लग रहा है, तो ये प्रभाव इस प्रभाव को क्या करेगा, टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से। तो ये पार्टिकल पे और कोई फोर्स लग रहा है, केवल ये फोर्स लग रहा है। और फोर्स की दिशा भी यहाँ कहाँ है, इस दिशा में, यानी ए से कहाँ है, बी की तरफ है। तो मोशन होगा ए से बी की तरफ, और कितना लगेगा, तो एफ नेट इक्वल टू हमें पता है m इंटू कितना a। तो f यहाँ पे लगा, एफ नेट कितना है f, यानी m इंटू कितना हो गया a। तो a बराबर हो गया क्या, f बाई m। ये एक्सीलरेशन हुआ। ऐसे ही एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे ना। तो अभी मेरी हेडिंग क्या है, दो डोरी से संबद्ध दो पिंडों के संबंध, दो पिंडों की गति की बातें करें। तो आइए लेते हैं जिसमें हम इन तीनों की बातें करेंगे, टेंशंस की बातें भी करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बातें करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बातें करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो उसको बाद बताते हैं। नोट करिए, चलिए हो गया, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। चलिए अब दूसरी बातें देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, किसी सतह पे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दो ब्लॉक ले लिया, और इस दोनों ब्लॉक को एक रस्सी की सहायता से हमने बांध दिया, और दोनों सरफेस पे रखा हुआ है, बात ध्यान रखना। ठीक है, दोनों सरफेस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मास कंसीडर हमने कर लिया है m1, इसका मास कंसीडर कर लिया m2। तो देखो, और इस डायरेक्शन में मैं F बल लगा के खींच रहा हूँ, इधर इस डायरेक्शन में मैं F बल लगा के खींच रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ये पूछ रहा हूँ। और जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, इनके बीच में टेंशन लगेगा। अभी मैंने बताया था ना कि जब इसको आप खींचोगे, अभी मैं इसको दिखाया था कि जब इस पार्टिकल को नीचे mg खींचा था तो ऊपर क्या लगा था, टेंशन लगा था T। तो वैसे ही मैं इसको पकड़ के खींचूँ तो तनाव बल लगेगा, यानी टेंशन लगेगा, और ये बीच में कितना लगेगा, T। टेंशन के लिए आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन, यदि दो होगा तो दो, यानी स्ट्रिंग नहीं बदलेगी तो टेंशन भी नहीं बदलेगा। इस तरीके से कॉमन बातें रखो ना, ट्रिक के रूप में रख लो अपने पास। तो इसको सॉल्व करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, और एक वैल्यू निकालना है, टेंशन क्या होगा, टेंशन कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम। और मैं आपसे बताऊं तो पहले आप क्या करो, पार्ट वाइज बातें करो। अब देखो एक बात बताओ, दो ब्लॉक है, जैसे दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक को आगे वाले को खींच रहे हो। तो आप जैसे रस्सी है, किसी खूंटे से बंधा हुआ है, आप रस्सी थोड़ा ज़्यादा लपेट कर रखा हुआ है, आप खींचते जाओ लेके बढ़ते जाओ, वैसे बढ़ते जाओ। तो अचानक से क्या होगा, रस्सी जब खत्म हो जाएगी, लपेटा हुआ रस्सी जब खत्म हो जाएगा तो अचानक से आपको इधर की तरफ खींचेगा,
फील करके देखो, सोच के देखो ना, एकदम कॉमन सा उदाहरण जो हम व्यवहारिक जीवन में हम लोग कर रहे हैं ना, वो हो जाता है। तो अब वो एक तरफ इधर की तरफ लगा रहा है, यानी इसका अब मैं उसको इधर की तरफ, तो यानी उनके बीच में टेंशन लग रहा है, ये तनाव हो रहा है। और फाइनली यदि वो निकलने लायक रहेगा तो फिर क्या करोगे, आप निकाल के उसको भी खींचते। तो अब बताओ, जब यदि वो निकलता है तो मेरे बल से निकलता है कि टेंशन से ना, मैं जो खींचा उस वजह से मेरा बल तो इस ब्लॉक पे लगा, मेरा बल तो इस ब्लॉक पे लगा, लेकिन दूसरे ब्लॉक एक रस्सी से बंधी हुई है, दूसरी ब्लॉक रस्सी, जैसे मैं कहूँ कि एक गाड़ी आगे, जैसे दो गाड़ियाँ लिया हूँ और इस गाड़ी को मैं रस्सी से पकड़ खींच रहा हूँ, तो मेरा जो फोर्स लगा वो यहाँ लगा, और ये इनके कारण इस पर क्या कर रहा, टेंशन निकल रहा, टेंशन हो रहा है इनके बीच में, तो वो टेंशन फोर्स इसको पीछे खींचेगी। हाँ, प्रॉपर जब इनके बीच में टेंशन आया तो जो मेरा नेट फोर्स था वो इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, उस बात को समझते हैं। तो देखो अलग अलग ब्लॉक को समझते हैं। पहला ब्लॉक ये ले लेते हैं, तो पहला हमने इसको ये लिया और ये ब्लॉक पूरी सतह पे रखी गई है। तो अब यहाँ से देखो, इसका मतलब इसके नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा n। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब देखो मैं इसको इधर बल लगा रहा हूँ F, लेकिन इस दिशा में इसको क्या लग रहा है, टेंशन T। तो अब देखो एक बात समझो, अब देखो एक वस्तु को मैं इधर खींच रहा हूँ 40 न्यूटन से, एक वस्तु उसको पीछे, आप जैसे मान लो किसी लड़के को मैं खींच रहा हूँ 40 न्यूटन से ना, किसी वस्तु को मैं 40 न्यूटन से खींच रहा हूँ, आप उसको अपनी तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा हो, तो अब उस पर कितना नेट फोर्स लगा, मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो जाहिर से बात तो वो एक्सेलरेट कहाँ होगा, मेरी तरफ होगा। तो मैं पूछ रहा कितना होगा, तो उस पर बल कितना काम किया होगा, तो मैं 40 लगा रहा, 10 आप लगा रहे हो विपरीत दिशा में, तो 40 में से 10 घटा दो, क्योंकि वही 10 उसका प्रभाव खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, तो मैं पूछूं कितना एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट निकालो। मैं कहा कि एक्सेलरेट कब होगा, हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मास को पहले कंसीडर करो पॉइंट मास में कंसीडर कर लिया, यहाँ बिंदु लिया, और उस पर सभी फोर्सेस को क्या करो, सभी फोर्सेस को शो करो, और उस पर देखो कौन रिस्पॉन्स करेगा, कौन रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और जो रिस्पॉन्स करेगा वही नेट फोर्स होगा, और उसी नेट फोर्स के अकॉर्डिंग एक्सीलरेट होगा। तो नेट फोर्स निकाले तो देखो ये डिस्ट्रॉय होगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल, तो एफ नेट इक्वल टू, इसी के कारण ये एक्सीलरेट होगा, यानी ये क्या होगा, m1, मास कितना है m1 इंटू ए। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ देखो F से मैं खींच रहा हूँ, ये T से इसको पीछे खींच रहा है, तो ये ma, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे ब्लॉक की बात करो, तो दूसरे ब्लॉक को खींच रहे, इधर से कहीं से बंधा है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह का भी कोई रोल है नहीं, तो इसको T खींच रहा है। तो दूसरे ब्लॉक की बातें करें तो यहाँ इसका मास हम लोगों ने m2 खींचा है और इसको T खींच रहा है, तो इसके लिए T बराबर क्या हो जाएगा, m2a हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब इस पे देखो मैं आपसे पूछूं नेट एक्सीलरेशन पूछ रहा था, तो T का मान यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो ये आपका हो जाएगा F माइनस क्या हो जाएगा m2a इक्वल टू m1a, उधर भेज दीजिए, तो F बराबर m1a प्लस क्या हो जाएगा m2a, दोनों में एक कॉमन ले ले, तो F बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ये हो गया एक्सेलरेशन। मैं आपसे पूछा टेंशन कितना होगा, तो ये टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन बराबर हो जाएगा m2 इंटू ये एक्सेलरेशन का मान F अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2, यानी टेंशन यहाँ से आपका आया कितना m2 F अपॉन में m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। तो देखो इसमें सभी फोर्सेस दिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में टेंशन फोर्स ना। तो ये हम लोगों ने निकाला क्या, टेंशन फोर्स निकाला, एक्सीलरेशन फोर्स निकाला, और टेंशन को फोर्स कहूँ या ना कहूँ, चलो अच्छा ठीक है, अभी टेंशन ही कह लो केवल। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेंशन और ये हो गया एक्सीलरेशन। और भी ब्लॉक लेता हूं, उससे माध्यम से और समझाता हूं। एक सवाल और प्यारा सा लेता हूं, नोट करिए। चलिए एक ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके का नॉर्मल वे में बातें करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे आप। ठीक है, एकदम नॉर्मल वे में। चलिए मैं ऐसा ले लेता हूं कि एक सतह ले लिया, अब मैं इस पे 3 ब्लॉक ले रहा हूं, 3 ब्लॉक ले लिया। ठीक है, 3 ब्लॉक लिया सतह पे ऐसे, और इसको हम
एफ बल लगा के खींच रहे, एफ बल लगा के खींच रहे। मान लो हम 36 न्यूटन के बल से इसको खींच रहे हैं और इसका मास मैं आपसे कह दिया कि 8 है, 1 किग्रा है, 8 किग्रा है, 27 किग्रा है। यदि मैंने आपसे ऐसा कहा तो मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन कितना है, ए कितना है, क्योंकि इधर 36 न्यूटन का बल लग रहा है। दूसरी बात, अब देखो तीनों ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये भी रस्सी से जुड़े हैं, इसका मतलब इनके बीच भी टेंशन लगा होगा। ये दोनों भी जुड़े हैं तो इसका मतलब इनके बीच भी टेंशन लगा होगा ना। तो अब वही टेंशन कितना होगा, मैंने आपसे अभी पहले बताया, स्ट्रिंग बदला यानी रस्सी बदली तो टेंशन बदलेगा। तो यहाँ मान लिया टेंशन T1 बदला, यहाँ पे मान लिया T2। तो मान लीजिए क्वेश्चन में और बढ़ा लो, T1 कितना होगा एंड T2 कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं T1 और T2 कितना होगा। हमने कहा बारी बारी बात करो ना। चलिए अच्छा पहले आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर ले, प्रयास करें ना, खुद से प्रयास करें एक बार, तो फिर हम इस पर बातें करें, ठीक है। बारी बारी ध्यान से कॉन्सेप्ट को अपने पास आप रखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने पास रखो तब करो ना, बारी बारी। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप प्रयास किए होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने का प्रयास करो, फिर आओ सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से मैं इस ब्लॉक को ले रहा हूँ, इस ब्लॉक को यदि मैं लूँ तो यहाँ से देखो इसका मास कह रहा है 27 किग्रा है, इसको मैं 36 न्यूटन के बल से यानी F लग रहा है, टेंशन इसको इधर पीछे की तरफ खींच रहा है T2, मैं इसको खींच रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा है इस पे कितना बल लगा, नेट बल कितना लग रहा है उस बात को पहले देखो, नेट बल कितना लगा उस बात को देखो ना, नेट बल कितना लग रहा है उस बात को देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो F नेट इक्वल टू M, ठीक है, M यहाँ पे कंसिडर कर लो इसका, M1 M2 M3। तो यहाँ हमने M3 इंटू कितना A, नेट फोर्स कितना लगा F बल माइनस टेंशन कितना हो गया T2 इक्वल टू इसका मास कितना 27, A हमें नहीं पता है। तो F कितना है बच्चा, निकाल लेते हैं। F कितना है यहाँ 36, ठीक है, माइनस क्या हो गया T2 इक्वल टू 27A। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। दूसरी बात देखो, यदि मैं इस ब्लॉक की बातें करूं, ये तो ब्लॉक नंबर A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया मान लो। तो अभी मैंने A को किया, A के लिए। चलो दूसरी बातें समझो, B के लिए देखो, तो B को कौन खींच रहा है, T2 खींच रहा है, किस बल से, इसको पीछे खींच रहा है T1, और ये एक्सेलरेट होगा किससे, 8 गुणे कितना A से। तो यहाँ से ये T2 माइनस T1 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 8 है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लीजिए। इस बात को समझो C के लिए, तो C के लिए देखो पहले, तो C को कौन खींच रहा है T1, तो T1 इक्वल टू मास कितना है इसका 1 इंटू A, तो T1 इक्वल टू यहाँ हो गया क्या A, T1 इक्वल टू क्या हो गया A। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी बात को मैं यहाँ रखूँ तो T2 का मान मिलेगा, T2 का मान मिलेगा, तो मैं समीकरण नंबर 2 और 3 से बातें करूँ तो यहाँ हो गया T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो गई A, तो ये हो गया 8A, तो T2 बराबर हो जाएगा 8A प्लस कितना A बराबर 9A हो गया। तो ये T2 की वैल्यू हो गई 9A। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 कर लेता हूँ। अब देखो ये T2 की वैल्यू ले जाके मैं यहाँ पे फर्स्ट में रख लूँ तो बात थोड़ी बनेगी। तो फर्स्ट में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में T2 का मान रखने पर आइए रखते हैं 36 माइनस T2 का मान कितना है 9A इक्वल टू 27A। तो यहाँ देखो 36 इक्वल टू 27A प्लस कितना हो जाएगा 9A, तो 36 इक्वल टू 36A, तो यहाँ A बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये A का मान हो गया। अब टेंशन आपको निकालना है तो यहाँ ला के पुट कर दे तो T1 इक्वल टू 1 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ ला के रख दे तो T2 इक्वल टू 9 गुणे 1, तो यानी क्या हो गया 9 न्यूटन हो गया।
यानी टेंशन T1 और T2 का मान, T1 की वैल्यू कितनी 1 न्यूटन, दूसरे की वैल्यू कितनी 9 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में करेगा वो कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो हमने आपसे आज पहली टॉपिक पे डिस्कस किया, डोरी से संबंधित दो पिंडों की गति पे हमने आपसे बातें की है। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में पुली को लेके आऊँगा। ठीक है, घिरनी से लटके हुए, अभी मैं फ्रिक्शन को बिल्कुल बातें नहीं कर रहा, फ्रिक्शन की या रस्सी के मास की, क्योंकि जब रस्सी के मास को लेने लगेंगे तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वैसी चीज़ों को अभी मैं लेके आया नहीं हूँ, अभी लेके आऊँगा भी नहीं। जब फ्रिक्शन वगैरह आप पढ़ लेंगे तो उन सारी चीज़ों से मैं मुलाकात आपसे कराऊँगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अभी मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें खिला रहा, जानबूझ के मैं ऐसा भी कर रहा क्योंकि अभी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझना है, फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को लेके मैं आऊँगा। अभी आपको सीखना है, स्पेशली जो 11th और 12th होता है वो सीखने के लिए ही होता है, क्योंकि अभी आप जो 9 में पढ़े होगे वही 11th में यूज हो रहा है, जो 10th में पढ़े हो वही यूज होगा 12th में। तो उनका बर्डन रूप होगा, थोड़ा मॉडरेट रूप होगा, और जिस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है या शेड्यूल्स सारे सब बदल रहे हैं या कंपटीशन का सब कुछ बेस बदल रहा है, उस सबको ध्यान में रख कर पढ़ाने वाला मैं। तो हर साल मैं आपसे इसी तरीके से मिलूंगा, अपडेट होते हुए, अपडेट वर्जन को मैं आपके पास ले आता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस पर केवल बातें कर ली तो अब कक्षा 11 ख़त्म हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होगी। यदि मुझे ऐसा लगेगा, बीच में भी ऐसा लगेगा, यदि मैं आगे चला जाऊँ, कोई नया चैप्टर आता है और आगे बढ़ भी गया हूँ ना, नए चैप्टर पे बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कुछ नई चीज़ों पे क्वेश्चंस बने हैं, तो उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और स्पेशली आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए, बहुत ढेर सारा मन लगा के पढ़िए, और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल के लिए बना के रखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।